बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, यहाँ पे देखें कि सबसे पहले हमने तैयारी करनी है अब सरगोदा यूनिवर्सिटी की। ठीक है, तो सरगोदा यूनिवर्सिटी और मोस्टली क्योंकि स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी के होते हैं तो सब्जेक्ट सेम है, यानी कि वही है। पहला पेपर आप लोगों का क्लासिकल पोइट्री का होता है, दैट ड्रामा, फिर फिक्शन वन, प्रोज और अमेरिकन लिटरेचर। इसमें आप लोगों के लिए मिनिमम हर पेपर में 4 बुक्स करना कंपलसरी है, यानी कि 4 बुक्स आपने करनी है और एक बुक में से सिर्फ एक पेपर आता है, एक बुक में से एक ही क्वेश्चन आता है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो इसमें कंपलसरी होता है, यानी कि पहला क्वेश्चन जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में वो आता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें मोस्टली हम लोगों ने फोकस करना होता है राइटर के ऊपर। ऑब्जेक्टिव पार्ट में राइटर जो है उसका एरा, लाइक अगर वो क्लासिकल है किस एरा से ताल्लुक रखता है। पोइट्री है तो हम पोएम्स के बारे में पढ़ेंगे कि एपिक क्या होता है, मोक एपिक क्या होता है, उसमें भी हम डिफरेंट एरा से रिलेटेड जो है ऑगस्टन एज क्या होती है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है उसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है पोइट्री सेक्शन में। और क्योंकि अगर आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को समझा नहीं है देन आपके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। जब आप डिफरेंट एरास को स्टडी करते हो, लाइक अगर हम क्लासिकल पोइट्री पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास बुक्स कौन कौन सी इसमें अवेलेबल होती हैं। अब यहाँ पे देखें कि हम एरा वाइज अगर देखें तो जॉफरी चौसर है जो आपकी पार्ट 1 की बुक्स हैं, ये आपके पास जो है राउंड अबाउट कोई 5 किताबें 6 किताबें हैं। और इन 6 किताबों में से आप लोगों ने करनी कितनी है, एनी 4। ठीक है, तो मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगी कि वो चौसर जरूर करें, कंपलसरी करें। और उसके बाद स्पेंसर करें, फिर मिल्टन करें, और उसके बाद जो है वो जॉन डन और अलेक्जेंडर पॉप करें। ठीक है, ये 5 बुक्स अगर वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो उनका इजीली इजीली पेपर आ जाता है। अब आ गया ऑब्जेक्टिव पार्ट। हम कैसे, अक्सर बच्चे पूछते हैं मैम ऑब्जेक्टिव के लिए कोई नोट्स या बुक्स? नहीं जी, ऑब्जेक्टिव के लिए नोट्स या बुक्स की जरूरत नहीं होती। ऑब्जेक्टिव पार्ट आपका जब भी आता है ना तो उसके लिए एक डिटेल्ड स्टडी होती है। स्टडी में हम क्या इसके ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या देखेंगे, अगर चौसर है तो चौसर जो है वो मिडीवल एज वेल एज मॉडर्न पोइट उसको कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि ये मिडीवल एरा क्या था, मॉडर्न एरा क्या था। फिर कैंटरबरी टेल्स है 14th सेंचुरी से रिलेटेड। ठीक है, तो हमने 14th सेंचुरी से रिलेटेड जो उस एरा के अंदर जो मिजाज था, जो लोगों के एक अंदाज थे, या उस एरा की जो भी डिस्क्रिपेंसीज थी उस सोसाइटी में, जो जो इवल्स थे, वो हमें सारे पता होना चाहिए। उसके बाद हम स्पेंसरियन एरा में जाते हैं। एडमंड स्पेंसर की अभी हम फेरी क्वीन कर रहे हैं। फेरी क्वीन में मेजर आपके 2-3 सवाल ही आते हैं, जिसमें आपका जो है फेरी क्वीन एज एन एलेगरी। ठीक है, आपको पता, अब देखिए एलेगरी एक लिटरेरी टर्म है। अगर हम कैंटरबरी टेल्स को देखते हैं तो कैंटरबरी टेल्स में ज्यादा हमारे पास लिटरेरी टर्म्स आते हैं, जैसे सटायर है, आयरनी है, इसी तरीके से कंपेयर एंड कंट्रास्ट है, जक्सटापोजिशन है। अब ये जितने भी लिटरेरी टर्म्स मैं आपको मार्क करवाऊंगी, जब मैं आपको पढ़ा रही होती हूँ तो मैं स्टूडेंट्स को लिटरेरी टर्म्स बहुत डिटेल्ड पढ़ाती हूँ। ये लिटरेरी टर्म्स आपके सारे के सारे जो हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए बहुत जरूरी होती है। आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट में जितने भी लिटरेरी टर्म्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके पोइट की लाइफ से लेके आपका एरा, ठीक है, बुक का एरा। फॉर एग्जाम्पल अगर कैंटरबरी टेल्स है उसका एरा 14th सेंचुरी है तो आपको पता होना चाहिए कि 14th सेंचुरी में क्या क्या हुआ था। फेरी क्वीन है तो दैट इज बेसिकली एन एलेगरी। व्हाट इज एन एलेगरी? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर फेरी क्वीन एक एपिक भी है। ठीक है, व्हाट इज एन एपिक? एपिक आपको पता होना चाहिए। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए आप काइंडली कोई किताब ढूंढने की बजाय ना, जो जो बुक आपके हाथ में होती है उसमें जो लिटरेरी टर्म्स हैं उनको आप अंडरलाइन करेंगे। और ये मैं स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग क्लास अंडरलाइन करवा रही होती हूँ और उनको साथ साथ बता रही होती हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है। फिर फेरी क्वीन के अंदर एक और चीज आती है, दैट इज द स्पेंसेरियन स्टैंजा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि स्टैंजा फॉर्म्स क्या होती हैं, स्पेंसेरियन स्टैंजा क्या होता है, इसी तरीके से सोनेट्स क्या होती हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारा आपको इन डिटेल पढ़ाया जाता है।
उसके बाद जॉन मिल्टन जो है, दैट इज बेसिकली जॉन मिल्टन में हम इसको मिल्टोनिक एज भी कहते हैं, चौसर को चौसेरियन एज भी कहते हैं, यानी कि चौसर ने जिस एज में लिखा। तो मिल्टोनिक एज के अंदर जो है हम पैराडाइज लॉस्ट पढ़ते हैं। पैराडाइज लॉस्ट बेसिकली क्या है, दैट इज बेसिकली एन एपिक, ठीक है। और इसके अंदर भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मार्क करवा दूंगी, लेकिन इसमें भी जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से लिटरेरी टर्म्स यूज हुए हैं। दैट इज ऑल्सो एन एपिक, ठीक है। इसमें मिल्टोनिक होमरिक सिमिलीज यूज किया, मिल्टन ने सिमिलीज यूज किया। फिर ये भी क्लासिकल एरा है सारा, विलियम शेक्सपियर है, ठीक है, इसने सॉनेट्स लिखी थी, व्हाट आर द सॉनेट्स एंड सो ऑन। जॉन डन है, तो जॉन डन की मेटाफिजिकल पोइट्री बहुत मशहूर है, आपको पता होना चाहिए कि मेटाफिजिकल पोइट्री होती क्या है। इस तरह के जो शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे बार बार स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मैम ये शॉर्ट क्वेश्चन हम कहाँ से प्रिपेयर करेंगे, तो शॉर्ट क्वेश्चंस आपको कहीं से अलहदा से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चंस आपकी बुक के अंदर से ही मैंने प्रिपेयर करवाने, मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक आप लोगों को नहीं करवानी। उसकी वजह यह है कि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। फिर अलेक्जेंडर पॉप है, इसमें हम रेप ऑफ द लॉक करते हैं, दैट इज मॉक एपिक, ठीक है। मॉक एपिक बेसिकली क्या होती है, यानी कि जो एपिक है उसका एक फनी वर्जन जो होता है ना, उसको हम कहते हैं कि भाई ये मॉक एपिक है, ठीक है। तो इसको मॉक एपिक कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आगे जाते हैं। आगे हम चलते हैं रेप ऑफ द लॉक। ये जी आपका पोइट्री सेक्शन में टोटल हमने कितनी बुक्स करनी है, हमने जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसके लिए हम 6 की 6 किताबें करेंगे, और जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसके लिए हम मिनिमम 4 मैक्सिमम 5 बुक्स करेंगे, ठीक है। अब फेरी क्वीन मैं इसलिए स्टूडेंट्स को करवा देती हूँ कि बहुत छोटी सी बुक है, ठीक है, बहुत आसान सी है, 3 सवाल है, इसलिए अगर एनी 4 बुक्स, अगर मैं आपको कहूँ कि जी आपने एनी 4 करनी है, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि फेरी क्वीन कर लें, ठीक है, अगर 4 करनी है। फेरी क्वीन कर लें, शॉर्टेस्ट है, ठीक है। उसके बाद चौसर करें, और मिल्टन आप छोड़ दें, ठीक है। मिल्टन को अक्सर स्टूडेंट जब हैंडल करते हैं ना गलत कर जाते हैं। हमारे लिए पढ़ाना मुश्किल नहीं है, वैसे बात इंटरेस्टिंग है, लेकिन जब हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है तो मैं मिल्टन छुड़वा देती हूँ, उसकी जगह मैं जॉन डन करवाती हूँ, क्योंकि उसके भी जस्ट 3 क्वेश्चंस है। और फेरी क्वीन के भी जस्ट 2 to 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन होते हैं फेरी क्वीन के, चौसर के थोड़े ज्यादा है। और उसके बाद रेप ऑफ द लॉक के भी 4 से 5 सवाल है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो रेप ऑफ द लॉक के ज्यादा। अच्छा, उसके बाद जो है पेपर 2 ड्रामा, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें देखिए आपके पास है ही टोटल 4 ड्रामा, टोटल 5 ड्रामाज है। इसमें भी जब हम ऑब्जेक्टिव पार्ट करेंगे तो हम टेम्पेस्ट को ऑब्जेक्टिव के लिए तो तैयार करेंगे, लेकिन हम इसको सब्जेक्टिव के लिए तैयार नहीं करते। बाकी जो 4 हैं इनको ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव हम करते हैं, जिसमें सोफोक्लीस का इडिपस रेक्स है, ठीक है। इसी तरह अब ड्रामा के अंदर लिटरेरी टर्म्स बेसिकली क्या होते हैं, ड्रामा के अंदर ये ट्रेजेडी है या कॉमेडी है। जैसे पोएम के अंदर हम देखते हैं ये एपिक है, मोक एपिक है, स्पेंसेरियन स्टैंजा है, स्टैंजा फॉर्म्स कैसी हैं, पोइट्री कौन से स्टाइल की है। इसी तरीके से ड्रामा के अंदर कौन से लिटरेरी टर्म्स यूज होते हैं, उसके अंदर बेसिकली देखा जाता है ड्रामा मोस्टली या तो ट्रेजेडी होते हैं, या वो कॉमेडी होते हैं, या वो ट्रेजी कॉमेडी होते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म्स होती हैं ड्रामा की। तो इडिपस रेक्स इज अ ट्रेजेडी, जियो ऑफ माल्टा इज अ ट्रेजेडी, ओथेलो इज अ ट्रेजेडी, बट इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट इज अ ट्रेजी कॉमेडी। अब इसी से रिलेटेड, कैरेक्टर से रिलेटेड आपके शॉर्ट क्वेश्चंस ड्रामा में आए हुए होते हैं, या फिर जो है ड्रामा की फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर आपका पेपर 3 आता है जिसमें हम नॉवल देखते हैं। नॉवल में जो है जो रेकमेंडेड है, ठीक है, आप जोसेफ एंड्रयूज करें, प्राइड एंड प्रेजुडिस करें, टेल ऑफ द टू सिटीज करें, और टेस्ट कर लें मिल ऑन द प्लॉस। देखिए मैं 5 के 5 ही स्टूडेंट्स को करवा देती हूँ, और स्टूडेंट के अपने ऊपर है कि वो 4, देखिए मैंने आपको बताया कि 4 ही कर लें तो काफी होता है, तो 4 जो है वो कंपल्सरी है, ठीक है। और 5वां जो है वो अगर आपके पास टाइम है तो आप जरूर करें, वैसे मैंने लास्ट बैच को 5 के 5 ही करवा दिए थे।
एक मिनट। अच्छा जी। उसके बाद जो है हम देखते हैं। अच्छा, ड्रामा के बारे में मैंने आपको सारा गाइड कर दिया कि ड्रामा हमने किस तरीके से तैयार करना है। सबसे पहले आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पार्ट, देन सब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है। तो ये हमने सारा, अब हम नॉवल पे पहुंचे थे कि नॉवल हमने किस तरीके से प्रिपेयर करना है। अच्छा जी, यहाँ पे ना जो टेल ऑफ द टू सिटीज है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग नॉवल ना। बट ये हिस्टोरिकल नॉवल है। स्टूडेंट्स को ये टफ लग रहा होता है, टेल ऑफ द टू सिटीज ना, है बहुत इंटरेस्टिंग, इसको जरूर पढ़िएगा क्योंकि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर बना हुआ है। ये आजकल आप पढ़ रहे होते हैं ना, अक्सर हम कहते हैं, मतलब अंग्रेजों का ये कहना है कि, वेस्ट का ये कहना है कि दुनिया के अंदर ह्यूमैनिटी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आई। ठीक है। और आप देखते होंगे कि हमारे अक्सर पॉलिटिशियंस भी फ्रेंच रेवोल्यूशन का नाम लेके और हमें उकसा रहे होते हैं कि फ्रांस में जी वो इस तरीके से सारे हुक्मरानों का कत्ल हो गया था तो फ्रांस क्लीन हुआ था। टेल ऑफ द टू सिटीज को जब आप खोलेंगे, पढ़ेंगे, आपको अंदाजा होगा कि ऐसा नहीं था। ठीक है। इतनी कत्लो गारत हुई थी कि खुद चार्ल्स डिकन्स ने कहा था कि इस तरह के ब्लड शेड्स दोबारा नहीं होना चाहिए, और इसकी वजह से जो इटली था वो बहुत पीछे चला गया था, बहुत पीछे चला गया था। ऐसे ब्लड शेड्स हुए थे, ऐसे ब्लड शेड्स हुए थे कि इटली बहुत पीछे। नंबर सेकंड, देखिए, हम जो मुसलमान है ना, हम ये कहते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो उसके बाद ह्यूमैनिटी जो है वो फैली थी। वेस्ट ये कहता है, क्योंकि वेस्ट ने हमारी सारी किताबें जला दी थी इस्लाम की, मुसलमानों की, वो कहता है नहीं, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। और आप यकीन करें, मुझे हैरानी होती है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिशियंस भी फ्रेंच रेवोल्यूशन का नाम लेते हैं, हालांकि उनको तो नाम लेना चाहिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का। ठीक है। तो फाइनली कम टूवर्ड्स द पॉइंट, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेल ऑफ द टू सिटीज। ठीक है। ये वो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, दैट इज द मिड ऑफ द सेंचुरी टिल येट। ठीक है, कि जिसमें हम देखते हैं कि जंगें कैसे होती हैं, ब्लड शेड्स कैसे होते हैं, व्हाट इज एलीट, और वो किस तरीके से रिप्रेस करते हैं, और किस तरीके से सिर्फ एक गुमान की बुनियाद पर जो एक वीक तबका होता है, वो एक एलीट तबके को बाज औकात बहुत गलत गुमान की वजह से भी बर्बाद कर देता है, जिसमें बहुत सारे बेकसूर लोग, अगर इस तरह के ब्लड शेड्स आम हो जाएं, तो चार्ल्स डिकन्स का ये कहना है कि बहुत सारे बेकसूर लोग, कसूरवार तो कम ही फांसी लटकते हैं, लेकिन बेकसूर लोग ज्यादा लटकते हैं। तो उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन दिखाई गई, जो रिप्रेस लोग थे ना, जो गरीब लोग थे, उसकी एक फ्रस्ट्रेशन दिखाई गई कि उन्होंने उन अमीर बेकसूरों को भी कत्ल कर दिया जिनका कोई कसूर नहीं था। ठीक है। तो इसके अंदर आप इसको पढ़ें, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना पढ़ने से भागते हैं। अब जब आप लिटरेचर पढ़ ही रहे हैं तो इसको जरूर पढ़िएगा। ओवरऑल जो है, अगर आसान आसान बुक्स हैं तो वो जोसेफ एंड्रयूज है, प्राइड एंड प्रेजुडिस है, मिल ऑन द फ्लॉस है, और टेस है, टेस ऑफ डिबरवलिस। ठीक है। इसके क्वेश्चंस थोड़े कम है टेल ऑफ द टू सिटीज, क्योंकि हिस्टोरिकल नॉवल स्टूडेंट को मुश्किल लग रहा होता है, कैरेक्टर्स भी ज्यादा हैं और थोड़ी सी थोड़ा मतलब स्टोरी इसकी बच्चों को टफ लग रही होती है। तो हम फिर प्रेफर यही करते हैं, मैं ये प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को पास करवाना होता है, स्टूडेंट्स को पास करवाना होता है, तो मैं स्टूडेंट की साइकी के हिसाब से जो उसको आसान लग रहा होता है मैं उसको वो पढ़ा देती हूँ। नेक्स्ट जो है पेपर 4 है आप लोगों का। अच्छा, इसमें आप देख लें फ्रांसिस बेकन के, ये आपके सामने सारे आ गए हैं। अच्छा, जब आप ये वाला करेंगे फ्रांसिस बेकन का या प्रोज का पार्ट करते हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपका आपके एसेस होते हैं, एसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है। जॉनथन स्विफ्ट है। ठीक है। एसेस यहाँ पे देख लें, राउंड अबाउट आपके 7 to 8 एसेस हैं। उसके बाद जॉनथन स्विफ्ट है, गलिवर्स ट्रेवल्स है, लिटन स्टार की, एंड ऑफ जनरल गॉर्डन, और फ्लोरेंस फ्लोरेंस नाइटिंगेल। बस ये आपके दो ही हैं। ठीक है। बाकी आपने नहीं करने होते। तो ये भी बहुत शॉर्ट शॉर्ट सी बुक है। रसल है, रसल के भी बहुत ज्यादा आप लोगों के पास एसेज हैं, ये देख लें, मतलब राउंड अबाउट आपके 6 एसेज हैं, 6 एसेज हैं। और उसका उसके बाद एडवर्ड सैड, दैट इज द माय हार्ट फेवरेट बुक, इंट्रोडक्शन टू कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म।
ये आप लोगों ने ना दिल से पढ़नी है, क्योंकि ये वो किताब है जिसने मेरी आंखें खोली हैं। एक इसने और एक गलिवर्स ट्रेवल्स है। ठीक है कि हमारी कौमों को तबाह किसने किया है, दुनिया को तबाह करने में ज्यादा हाथ किसका है। तो अगर जॉनथन स्विफ्ट की आप गलिवर्स ट्रेवल्स पढ़ेंगे ना, तो इसमें आपको बताएंगे कि दुनिया को तबाह करने में ना दो फिरकों ने ज्यादा रोल प्ले किया। नंबर वन, पॉलिटिशियंस। ठीक है, ये कौम को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। दूसरा, रिलीजियस लीडर्स। ठीक है, रिलीजन के नाम पे कौमों को ना डिवाइड किया जाता है डिफरेंट फिरकों में। तो ये आपको गलीवर बताएगा, ठीक है, अपनी जबानी, गलीवर ट्रेवल्स में, फोर वॉयजेस में, कि किस तरीके से कौमों को तबाह किया जाता है। और एक उसने जो थर्ड वॉयज है उसके अंदर उसने साइंसदानों की और पढ़े लिखे लोगों की बात की, कि ये जो पढ़े लिखे प्रोफेशंस है जिसमें लॉयर्स आ जाते हैं, डॉक्टर्स आ जाते हैं, और बहुत सारे उसने प्रोफेशंस का साइंटिस्ट आ जाते हैं। ठीक है, वो किस तरीके से लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, ये सारी चीजें आप गलीवर्स में पढ़ोगे। ठीक है, इससे पहले आपने गलीवर्स को एज अ स्टोरी पढ़ा था। अच्छा, एक- ठीक है, इससे पहले गलीवर्स जो है वो एज अ स्टोरी जो है आपने पढ़ा होगा। लेकिन अभी हम कैसे गलीवर को पढ़ेंगे, हम इसको एज एन एलेगरी पढ़ेंगे। एलेगरी मैंने आपको बताया था कि टू साइडेड स्टोरी होती है, यानी कि फिक्टिशियस स्टोरी किसी हकीकी स्टोरी पे मबनी होती है। तो दैट इज बेसिकली द गलीवर ट्रैवल। आपने मुझे बहुत देर से बताया कि मैम स्लाइड शो नहीं हो रही। अच्छा, पहली स्क्रीन पे ही है। आपने बहुत देर से बताया, मैं अभी तक, तो ये मेरे ख्याल है फिर फोर्थ स्लाइड आ चुकी है हमारी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो है ये आपका गलीवर ट्रैवल है, ये फ्रांसिस बेकन है, इसमें देख लें ये सारे एसेस हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ कि स्टूडेंट्स को मैं ये कहती हूँ कि आप ना एक काम करें, आप लोग जो शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं ना, यानी कि छोटे जो बुक्स जिनके क्वेश्चंस कम बनते हैं, जब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगी तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें से आपने कितने करना है। तो ये है सारा। ठीक है, अच्छा जी, ये मैंने इन शॉर्ट बता दिया। फ्रांसिस बेकन है, उसने डिफरेंट एसेस के थ्रू हमें बताया है अबाउट द लाइफ। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में वो आपको बताएगा। रसल जो है इसको ह्यूमैनिटेरियन कहा जाता है। ह्यूमैनिटेरियन मीन के जो इंसान इंसान की बहबूद के लिए काम करता है उसको। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है अमेरिकन लिटरेचर। अमेरिकन लिटरेचर में आप देख लें कि हमारे पास कौन कौन सी बुक्स हैं। ठीक है, वॉल्ट वाइटमैन है, जॉन एशबरी है, रिचर्ड विल्बर है, और मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, द क्रूसिबल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मेंडिंग वॉल एंड नॉवल, अर्नेस्ट हेमिंगवे का है, अ फेयरवेल टू आर्म्स, और टोनी मॉरिसन जैज। अच्छा, इसमें भी हम सिलेक्टिव ही बुक्स करेंगे और हम राउंड अबाउट इसकी 4 ही बुक्स करेंगे। ठीक है, अब टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने कहा ना कि जब हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है हम पूरी की पूरी 4 किताबें करेंगे, हम सारी नहीं करेंगे। और जो है आ, मतलब सारी की सारी हम किताबें नहीं करेंगे। सॉरी, मैं आपके क्वेश्चंस पढ़ने लगी थी। तो हमने लिमिटेड सिलेबस और लिमिटेड तरीके से करना है। अच्छा, एक और सवाल जो बच्चे मेरे से बार बार कर रहे हैं, मैम हम तैयारी कैसे करेंगे। देखिए, जितने भी न्यू कमर्स हैं और जो ओल्ड अभी जिन्होंने एडमिशन भेज दिया है, एडमिशन मैंने आपको इसलिए भिजवाया था कि पता नहीं ये खोलते हैं दोबारा से जो है एडमिशन या नहीं खोलते। लेकिन नॉर्मली जो मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के बारे में बता दूं कि जो ये लोग टर्म्स एंड कंडीशन फर्स्ट एनुअल पे अप्लाई करते हैं ना, वही टर्म्स एंड कंडीशन फिर सेकंड एनुअल पे भी अप्लाई होती हैं। मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स लेती हूँ, एक मिनट। ठीक है, तो जो टर्म्स एंड कंडीशन, अब जैसे फर्स्ट एनुअल पे इन्होंने एक कंडीशन अप्लाई की है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ने,